नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में हुई मुनाफा वसूली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। निफ्टी बैंक मिड कैप में भी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली। ऑटो, रियलिटी, पीएससी शेयरों में खरीदारी। आईटी, मेटल, तेल, गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद। अनाप शनाप तरीके से ब्याज लगाना बंद करे बैंक, ग्राहकों को तुरंत लौटाएं। वसूला गया गैर वाजिब ब्याज, रिजर्व बैंक का फरमान। अमित शाह ने अपने फेक वीडियो मामले में सबूत किए पेश। कहा, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने फैलाया एडिटेड वीडियो। जांच के लिए रांची, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जाएगी पुलिस। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। प्रधानमंत्री मोदी का नेटवर्क 18 को धमाकेदार इंटरव्यू। यूपी के सवाल पर बोले, इस बार साफ हो जाएंगी परिवार वाली पार्टियां। कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए डराने वाली खबर। साइड इफेक्ट की बात कोर्ट में कबूली। कहा, बना रहा है कुछ मामलों में खून का थक्का। एक्सपर्ट बोले, घबराए नहीं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा होंगे कप्तान। चहल की टीम में वापसी। कुलदीप यादव, पंत और शिवम दुबे, सिराज भी टीम में शामिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 189 अंक गिरकर 74,483 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 39 अंक गिरकर 22,605 पर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, सबसे पहले आप बताएं आज बाजार की हाइलाइट्स। देखिए, मार्केट की बात करें तो वीकली एक्सपायरी जो होती है उसके चलते बहुत सारा वॉलेटाइल सेशन आपको बाजार में आता हुआ नजर पड़ा। इनफैक्ट अगर हम बात करें आज के मार्केट की तो ऑटो, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक्स में खरीदारी थी और आईटी, मीडिया और मेटल और थोड़े बहुत बैंकिंग शेयरों में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर पड़ा। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा खराब था, 9:11। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो आधे घंटे में बिकवाली हावी हुई उसके कारण बहुत सारा प्रेशर आपको स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिला। और आज सबसे ज्यादा नुकसान जो है इंट्राडे में बैंकिंग स्टॉक्स का हुआ, जो ऑफ डेज है आपको बंद होते हुए नजर पड़े। ओके यतिन, कौन से सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर में एक्शन दिखाई दिया आज? तो जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, ऑब्वियसली लिस्ट बहुत लिमिटेड थी क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत सेलिंग थी। M&M नए मॉडल लॉन्चेस के बाद ये स्टॉक में 5% की तेजी। पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली बहुत सारे आईटी स्टॉक्स थे, तो टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, स्टॉक 2% नीचे था। टाटा स्टील, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो हिताची एनर्जी, जेएम फाइनेंशियल, जिलेट, जस्ट डायल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था। फ्लिप साइड पे बहुत सारे रिजल्ट्स रिएक्शन थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ मुनाफा वसूली 4-5% के डाउनटिक के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एसबीएफसी फाइनेंस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में 5% की गिरावट और एस्ट्राजेनेका में भी लगभग 6% का करेक्शन आया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी काफी अच्छी खरीदारी थी। तो आज प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनिक्स, ब्रिगेड, शोभा जैसे काउंटर्स में आपको 2 से 3% के गेन्स आते हुए नजर पड़े। ओके यतिन, आप हमारे साथ बने रहें। एक और खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। बाजार की नजर कल आने वाले ऑटो बिक्री आंकड़ों पर है। कैसे रहेंगे ये आंकड़े, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यतिन बताएं क्या है पूरा अपडेट। तो अप्रैल महीने के ऑटो नंबर्स आने वाले हैं। एक्सपेक्ट कीजिएगा सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे अप्रैल के महीने में क्योंकि एक लीन पीरियड होता है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां लगभग 6% की बिक्री ग्रोथ का अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 9% की ग्रोथ।
मारुति सुजुकी की बात करें तो सीएनजी किट्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में। और इस महीने की बात करें अप्रैल महीने की, तो यहां आपको दिखेगा लगभग 8% का बिक्री में ग्रोथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देखेंगे XUV 500 और नए मॉडल्स अच्छा कर रहे हैं, तो यहां भी बड़े बेस के बावजूद 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ट्रैक्टर सेल्स, इलेक्शन सीजन है और कोई पर्टिकुलर वार त्यौहार नहीं है, तो लगभग फ्लैट ग्रोथ आपको यहाँ ट्रैक्टर्स बिक्री में आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें और इस टाइम टू व्हीलर सेल्स बहुत ही बढ़िया पिकअप होगी। नवरात्रा और अगर हम मैरिज सीजन की बात करें, इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा टू व्हीलर्स को। बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट कीजिए 10% की बिक्री का मोमेंटम। आइशर मोटर्स लगभग 15% बिक्री बढ़ने का अनुमान है और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर यहाँ 20 से 25% की अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ेगी। पिछले साल का बेस भी छोटा है और इस टाइम जो मैं कह रहा हूं कि मैरिज सीजन की वजह से पूरे के पूरे टू व्हीलर पैक को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी है। वहीं कोर्ट ने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कार्रवाई नहीं करने पर फटकार भी लगाई है। तो इस खबर पर अब डिटेल्स लेते हैं असीम से। तो असीम, ये बताएं आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को बड़े बड़े शब्दों में माफीनामा छपवाने के निर्देश दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि माफीनामा छपवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने पिछले के मुकाबले इस बार बड़ा माफीनामा जो है वो छपवाया। और तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने माफीनामा दे दिया, अब हमें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने की छूट दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपको अगली सुनवाई तक के लिए ही ये छूट मिली है, उसके बाद अगर हम आपको बुलाते हैं तो आपको आना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने के प्रेसिडेंट ने अपने एक इंटरव्यू में एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कड़ी निंदा की थी। उसको लेकर के IMA को आज काफी फटकार लगाई। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मा से जुड़े हुए 14 प्रोडक्ट है जिनको कि लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये मामला आपके पास 2018 से था, आपने तब से लेकर के अब तक क्या कार्रवाई की, इसकी हमको डिटेल में जानकारी दीजिए। 2018 से लेकर के अब तक जितने भी अधिकारी हैं सबको इसको लेकर के एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। और अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से होगी। शुक्रिया सीएम इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए, थोड़ी राहत जरूर मिली है बाबा रामदेव को, लेकिन अभी आगे भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल वक्त हो गया है अब चुनावी महासंग्राम की खबरों का। लोकसभा चुनाव के 2 चरण होने के बाद बीजेपी अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माडा में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता है। जिसके पास 400 सांसद थे, वो 250 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही है। जो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनके लिए आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। जिनके पास कभी 400 MP हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे, तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? वहीं यूबीटी शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार होगा, इसलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही है। आत्मा जो दिल्ली से और गुजरात से वाया गुजरात महाराष्ट्र में आती है प्रधानमंत्री जी की, वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है?
इसलिए भटक रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। हमने तय किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, जिसने चाहे शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनका आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में अटक गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और वेल्थ सर्वे को लेकर बड़ा हमला किया है। राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा है। उन्होंने साफ किया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार में संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमला बोला है। एक बात वो कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रॉमिस किए गए हैं और पुराने वक्त में कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन लाने के लिए कई बार कोशिश भी की है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का आधार होना चाहिए इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी हासिल होने के बाद से ही लगातार, क्या मैं कहूँ कि आज़ादी हासिल होने के पहले भी जब कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, बराबर इन लोगों ने जाति, पंथ और मजहब के आधार पर देश को बांटकर अपना निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है। इन लोगों को इससे बचना चाहिए। अब लोग तो इस सीमा तक चले जाते हैं कि साहब धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई धर्म के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन लोगों को गुमराह करके, लोगों को प्रलोभन देकर, लोगों का समर्थन हासिल करना, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी फितरत है और आज भी उसी फितरत पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका अस्तित्व अब समाप्त होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो बोली है कि हम एक्सरे करेंगे, हम वेल्थ का किसके पास कितनी जमा पूंजी है उसका पूरे का एक एक्सरे होगा, फिर उसको हम जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको दिया जाएगा। और इसी को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भी। उन्होंने कहा कांग्रेस में, ये अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम है कि 55% आपकी संपत्ति, यदि परिवार का कोई मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 55% यानी 55% है सरकार को चला जाएगा, 45% शेष बचेगा। मैं समझता हूं कि इससे तो एक जबरदस्त आर्थिक मंदी पैदा होगी और इस देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। मेरा मानना यह, जब तक लोगों के अंदर ये इनिशिएटिव नहीं होगा कि हमको यह हासिल करना है, इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमको काम करना चाहिए, लोग काम क्यों करेंगे? और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं, कोई नाम मैं भूल रहा हूं कि मिस्टर फ्रेडरिक थे, माने जाने अर्थशास्त्री, उन्होंने भी इस बात को कहा है। यह तो बहुत बड़ी आर्थिक तबाही और आर्थिक तंगी लाने वाली यह सोच है। कैंपेन जो सर कांग्रेस काफ़ी ग्राउंड पे चला रही है, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं उनके कि भाजपा 400 पार इसलिए मांग रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अगला इलेक्शन ही नहीं होगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि बाबा, कब तक आप लोग जनता से झूठ बोलते रहोगे? कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बार बार कह चुके हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भारत की राजनीति में हमारी एक साख है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम उस पर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे। जो हम कहा है हमने वो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा। सर यूपी में क्या रहेगा? यूपी में आपने 73 सीटें जीती 14 में, 19 में अलायंस हुआ दूसरी तरफ तो 64 पे आए, फिर 66 पे चले गए 2 बाईपोल जीत के। इस बार यूपी में क्या आप देख रहे हैं, क्या माहौल है और क्या सीटों की आपकी प्रेडिक्शन रही? लक्ष्य तो 80 में 80 सीटें जीतने का है उत्तर प्रदेश। कोशिश हमारी यही है। हो सकता है कि 8 सीट कहीं किसी 1-2 सीट कभी गड़बड़ हो सकती है, पहले से बेहतर परिणाम होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 73 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी इस बार। पक्का वो रिकॉर्ड टूटेगा, मैं आश्वस्त हूँ।
नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो किया। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ नेता बांसुरी के साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आज मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, उनके पास मुंबई नॉर्थ सीट के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। गोयल ने राहुल गांधी को मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। चलिए अब कुछ और खबरें और बात करते हैं सबसे बड़े इंटरव्यू की। यूपी में विपक्ष के लिए कुछ नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहाँ से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े। तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं से 4 बार बोल रहे हैं। नहीं गर्व से ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर है, इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर्स के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है, और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं, और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे आप देख सकते हैं CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक ने सख्त कार्रवाई की है। RBI ने न सिर्फ ग्राहकों को पैसा लौटाने के आदेश दिए हैं, बल्कि नियमों में भी जरूरी बदलाव करने को कहा है। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं, रिजर्व बैंक की तरफ से ये जो कार्रवाई है, किस किस तरह की ब्याज वसूली पर रोक लगाएगी? आप लोन लेने जाते हैं तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि बैंक आपसे अनाप शनाप तरीके से, गैर वाजिब तरीके से ज्यादा ब्याज वसूलता है, या फिर ब्याज का कैलकुलेशन करते वक्त अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन आपकी मजबूरी होती है, कई बार आप नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इतने आगे तक पहुंच चुका होता है लोन का प्रोसेस, आप वहां से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, या फिर लोन लेना आपकी मजबूरी होती है, तत्काल पैसे की जरूरत होती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा कि यह मनमानापन, अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने का धंधा बिल्कुल भी अब नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में 5 तरह के अलग अलग मिसाल पेश किए, उदाहरण दिए हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप लोन लेने जाते हैं तो जिस दिन से आपका लोन सैंक्शन होता है उसी दिन से ब्याज का कैलकुलेशन आप पर शुरू कर दिया जाता है, यानी उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह बिल्कुल नहीं चलेगा।
एक और मामला सामने आया कि जब आप लोन का एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस साइन करने की तारीख से ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं। रिजर्व बैंक ने इसको भी गैरवाजिब बताया है। एक और मामला निकल कर आया कि कई बार आप क्या करते हैं कि चेक के जरिए लोन लेते हैं, तो बैंक ने आपको चेक दे दिया, जिस दिन से बैंक ने चेक दिया उसी दिन से आप पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। रिजर्व बैंक ने इसको भी गैरवाजिब बताया है। एक और बहुत ही संगीन मामला निकलकर सामने आया है, वो ये कि कई बार ऑटो लोन, खासतौर से पर्सनल लोन में चीजें देखने को मिलती है कि लोन जब देते हैं कस्टमर को तो 2 EMI पहले ही कस्टमर से ले लेते हैं। ठीक है, 2 EMI आपने ले लिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाकी बची हुई रकम पर ही आप ब्याज लीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार बैंक क्या करता है कि 2 EMI जिस रकम की आपसे लेते हैं उस पर भी ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं बाकी की EMI में। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने 50,000 रुपए 2 EMI के तौर पर पहले दे दिया, अब तो बचा 9.5 लाख रुपए, ब्याज उनको 9.5 लाख पे लेना चाहिए था, लेकिन जो ब्याज ले रहे हैं वो पूरे 10 लाख पे ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इसको भी काफी गंभीरता से लिया है और इसको गैरवाजिब बताया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब आप लोन को रीपेमेंट करने जाते हैं, समय से पहले चुकाने जाते हैं, तो कई बार आप महीने के पहले हफ्ते 5-10 तारीख को चुकाने चले जाते हैं, तो जिस दिन आपने लोन चुका दिया वहीं तक का तो ब्याज आपसे लिया जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार रिजर्व बैंक ने यह पाया कि बैंक क्या करते हैं कि मान लिया आपने 10 तारीख को लोन चुका दिया, लेकिन 10 तारीख तक का ब्याज नहीं लेंगे, आपसे पूरे महीने का ब्याज लेंगे। रिजर्व बैंक ने इसको भी काफी गंभीर बताया है और कहा है कि ये सारा मनमानापन, अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने का ये जो धंधा है इसको बिल्कुल बंद करिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है जिन जिन कस्टमर से अब तक आपने इस तरीके से ब्याज वसूला है उस ब्याज को वापस करिए और साथ ही ब्याज लगाने का आपका जो तरीका है उस तरीके में बदलाव करिए और नए तरीके को सामने लाइए, नए नियम को सामने लाइए। शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तार से पूरी खबर हमें बताने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। कोविशील्ड वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वैक्सीन को तैयार करने वाली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होगा। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी के फॉर्मूला से ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। भारत में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई थी। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है, वहीं कई अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस भी चल रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीन की इस खबर ने भारत के करोड़ों लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तो कोरोना वैक्सीन का ये टीका कितना जानलेवा है, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। केएल राहुल को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी हो गई है। युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और शिवम दुबे भी टीम का हिस्सा हैं। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।